नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज मैं आपको विभाग 1 के जो पहला विभाग है एसपी का, उस पहले विभाग के वाणिज्य पत्र व्यवहार के बारे में जो पहला लेसन है उस लेसन की शुरुआत करने वाला हूँ। तो सूचना संचार का अर्थ व उसकी पद्धतियाँ, ये इसका पहला लेसन है, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन एंड इट्स मेथड। ओके, तो कम्युनिकेशन क्या होता है, सूचना संचार क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, उसकी पद्धतियाँ क्या होती है, ये हम देखेंगे। लेकिन इसके पहले हम थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करेंगे, थोड़ी चर्चा करेंगे कि सूचना संचार इतना आवश्यक क्यों है। ओके, आपको एक बात बता दूं कि प्राणी जीवन में जो मानव प्राणी है या फिर जो अन्य प्राणी हैं, उन सभी प्राणियों में भी, मतलब जो जीव सृष्टि है, वो सभी जीव सृष्टि जो है वो एक दूसरे के साथ में बातचीत करती है। ठीक है, और एक दूसरे के बातचीत करने की सभी की एक अलग पद्धतियाँ होती है, अलग पद्धति होती है, बातचीत करने के तरीके होते हैं, भाषा होते हैं, यानी कि वो एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करते रहते हैं, एक दूसरे के भाव जो विचार है वो एक दूसरे को बांटते रहते हैं, विभाजित विनिमय करते रहते हैं। तो ऐसी जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया कैसे होती है और उसको कैसे पहचाना जाता है, ये हम जो है आज के लेसन में सूचना संचार क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, कैसे सूचना संचार को समझा जा सकता है, ये सब बातें देखने वाले हैं इस लेसन में। ओके, तो यहाँ पर हम जानेंगे जो सूचना संचार वाणिज्य के क्षेत्र के लिए कितना उपयोगी है, वाणिज्य के क्षेत्र में सूचना संचार का कितना महत्व है। तो दोस्तों, ये हम बात करेंगे कि सूचना संचार यानी कि कम्युनिकेशन, सूचना संचार यानी कि सूचना के आदान प्रदान हेतु की जाने वाली प्रक्रिया, और जो कोई भी इसमें अपने विचारों को, अपने भावनाओं का आदान प्रदान जो है वो करता है। और मानव व्यवहार में ये सारी बातें जो है वो देखने को मिलती है, और ज़्यादातर वाणिज्य के क्षेत्र में सूचना संचार का बहुत अधिक उपयोग होता है। तो इस लेसन में हम ये जानेंगे कि सूचना संचार क्या होता है सामान्य रूप से, और वाणिज्य के दृष्टि से ये किस तरह से भिन्न है। तो ये दोनों बातें जो है इस लेसन में हमें देखने को मिल सकती है। तो हम जानेंगे सबसे पहले सूचना संचार के जो अंग्रेजी शब्द है, जिसको हम कम्युनिकेशन शब्द कहते हैं, शब्द से जानते हैं, कम्युनिकेशन। ओके, सूचना संचार का जो शब्द है कम्युनिकेशन, उस शब्द को हम समझेंगे क्योंकि उस शब्द को हम अच्छे से जानते हैं। पहले से ही हमने जाना है कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, लेकिन हम इसको सही से समझ लेंगे कि कम्युनिकेशन किसे कहा जाता है। तो कम्युनिकेट शब्द जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है, और जिससे कम्युनिकेशन शब्द जो है वो बना हुआ है। कम्युनिकेट जो शब्द है वो लैटिन भाषा का है, और उससे कम्युनिकेट शब्द जो है वो बना हुआ है। अभी कम्युनिकेट शब्द जो है, कम्युनिकेशन शब्द जो है, उसको सूचना संचार के रूप में जानना है तो उसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। ओके, 3 भागों में विभाजित किया जाता है। जो पहला जो भाग है, उस पहले भाग में उसको टू शेयर, ओके, टू शेयर के रूप में जाना जाता है। दूसरा भाग, देखो पहला भाग क्या है, उसमें अंग्रेजी जो अंग्रेजी का कम्युनिकेशन शब्द है उसको 3 भागों में बांटा गया है। एक पहला भाग जो है टू शेयर, दूसरा भाग जो है टू एक्सचेंज, और तीसरा भाग जो है टू पार्टिसिपेंट। पहले भाग टू शेयर यानी कि बांटना, दूसरा भाग टू एक्सचेंज यानी कि विनिमय करना, और तीसरा भाग यानी कि टू पार्टिसिपेट यानी कि भाग लेना। तो कम्युनिकेशन यानी कि विनिमय करना, लेन देन करना, भाग लेना। इस तरह से इसको अलग अलग भागों में विभाजित करके हम समझ सकते हैं कि कम्युनिकेशन मतलब सूचना संचार, और सूचना संचार यानी कि विचारों का आदान प्रदान करना, बांटना, भाव को बांटना, समझना, विनिमय करना, ऐसे उसको अलग अलग भागों में हम देख सकते हैं सूचना संचार को। ओके, उसके बाद सूचना संचार को समझने के बाद वाणिज्य सूचना संचार क्या होता है वो समझना जरूरी है। ठीक है, अब वो वाणिज्य सूचना संचार के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। वाणिज्य सूचना संचार अर्थात क्या? तो दोस्तों, वाणिज्य सूचना संचार अर्थात वाणिज्य के उद्देश्य से की जाने वाली सूचना संचार, अर्थात वाणिज्य सूचना संचार। ओके, वाणिज्य के उद्देश्य यानी कि बिजनेस के उद्देश्य से, धंधा के उद्देश्य से, ऐसे जो किया जाने वाला व्यवहार है या फिर बातचीत है,
उस बातचीत को, उस विचारों के आदान प्रदान को बिजनेस या फिर वाणिज्यिक सूचना संचार ऐसा बोल सकते हैं। देखो यहाँ अर्थ दिया हुआ है, सूचना संचार की प्रक्रिया का उद्देश्य वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु किया जाता हो तो उसे वाणिज्यिक सूचना संचार कहा जाता है। ओके, अगर सूचना संचार वाणिज्य के उद्देश्य से होता हो तो उसे वाणिज्यिक सूचना संचार कहा जाता है। व्यापारियों को दो समूहों के संपर्क में रहना अति आवश्यक होता है, पता है ना, क्योंकि ग्राहक और विक्रेता ये दोनों जो है एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। वे जिस प्रकार का माल सामान बेचते हैं उनके उत्पादन एवं विक्रेता का एक समूह तथा क्रेता और उनका ग्राहक वर्ग दूसरे समूहों में आएंगे। इन दोनों समूहों के संपर्क में रहने के लिए पत्र एक महत्वपूर्ण साधन है। यानी कि ये दोनों जो है ग्राहक और विक्रेता, ये दोनों जो है एक समूह में आते हैं, एक ग्रुप में आते हैं और दोनों के संपर्क में रहना है, तो संपर्क में रहने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है और वो है पत्र। यानी कि दोनों के विचारों का आदान प्रदान, दोनों की बातचीत पत्र के द्वारा हो सकती है, माध्यम से हो सकती है। वह एक दूत और प्रतिनिधि समान है। कौन? जो पत्र जो है वो एक दूत के रूप में है, प्रतिनिधि के समान माना जाता है। और इस प्रकार के पत्रों द्वारा धंधा, व्यापार की खरीद बिक्री, प्रचार एवं प्रसार जैसी प्रवृत्तियाँ की जाती है। ओके, मतलब जो भी पत्र व्यवहार होते हैं उसमें खरीदी बिक्री, व्यापार, प्रसार वगैरह इस तरह की बातचीत जो है उन पत्र व्यवहार द्वारा होता है और जिसे वाणिज्यिक सूचना संचार कहा जाता है, जिसे वाणिज्यिक सूचना संचार कहा जाता है। ओके, अब ये सूचना संचार क्या होता है, वाणिज्यिक सूचना संचार क्या होता है, दोनों में थोड़ा ही अंतर है। सूचना संचार यानी कि विचारों का आदान प्रदान, सूचना का आदान प्रदान, ओके, ये है नॉर्मल सूचना संचार। और वाणिज्यिक सूचना संचार, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है? वाणिज्यिक सूचना संचार अर्थात वाणिज्य के उद्देश्य से किया जाने वाला सूचना संचार अर्थात वाणिज्यिक सूचना संचार, बिजनेस के उद्देश्य से किया जाने वाला सूचना संचार अर्थात वाणिज्यिक सूचना संचार। ओके, तो ये दोनों में अंतर है। और वो कैसे होता है? क्रेता और विक्रेता दोनों के बीच में बातचीत होती है, वो एक समूह में आते हैं और बातचीत होती है और उसी बातचीत को वाणिज्यिक सूचना संचार कहा जाता है। फिर लेन देन के बारे में हो सकता है, धंधा के बारे में हो सकता है, प्रचार प्रसार के बारे में हो सकता है। तो इस तरह से बातचीत यानी कि वाणिज्यिक सूचना संचार कहा जाता है। अब आगे जो है देखते हैं नेक्स्ट, वाणिज्यिक सूचना संचार की प्रक्रिया। वाणिज्यिक सूचना संचार की प्रक्रिया कैसे होती है, तो ये देखते हैं वाणिज्यिक सूचना संचार की प्रक्रिया जो है वो कैसे होती है। अब इसको मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। सूचना संचार या वाणिज्यिक सूचना संचार दोनों विभावनाओं में सूचना शब्द का उपयोग हुआ है। देखो, सूचना संचार और वाणिज्यिक सूचना संचार ये दोनों में, दोनों विभावना जो है, संकल्पनाएं जो है, इन दोनों में सूचना शब्द का उपयोग हुआ है। अब इस प्रकार तात्विक रूप से जांचे तो सूचना संचार की प्रक्रिया में हिस्सा लेने वाले घटक सूचना के आदान प्रदान में साझेदार बनकर सूचना, विचार, विभावना, मनोभाव या संदेश का लेन देन करते हैं। अब ये दोनों जो है, दो घटक है ना इसमें, एक तो सूचना देने वाला और एक सूचना प्राप्त करने वाला। तो दोनों लोग जो है एक समूह में आते हैं, जुड़ते हैं और एक दूसरे के साथ में बातचीत होती है, यानी कि सूचना का आदान प्रदान होता है। तो ये जो आदान प्रदान होता है सूचना का, ये किस तरह से होता है? ओके, ये किस तरह से होता है, ये प्रक्रिया कैसे होती है, ये हमें यहाँ पर जानना है। ओके, अब ये जानना है, इसमें दिया है कि इस कोशिश या प्रयत्न में विविध माध्यमों, साधनों का उपयोग किया जाता है। विचार संक्रमण की प्रक्रिया पूरी होने पर सामने वाले पक्ष की ओर से प्रतिभा प्राप्त होता है और इस प्रक्रिया को क्रमानुसार हम समझ सकते हैं। मतलब दो व्यक्ति होते हैं, दोनों के बीच में बातचीत होती है और उसी बातचीत को सूचना संचार की प्रक्रिया कहा जाता है। लेकिन जब बातचीत होती है तो उस बातचीत के दरमियान दोनों में जो क्रिया होती है उनमें कौन कौन से घटकों का समावेश होता है, वो हम सूचना संचार की प्रक्रिया में आगे देखेंगे। ओके, तो सूचना संचार की प्रक्रिया में निम्नानुसार घटक जो है वो दिए हैं, जो हम विस्तार से उनको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से घटकों का समावेश होता है देखेंगे। सबसे पहले वक्ता। ओके, वक्ता जो है ये सबसे पहला घटक है सूचना संचार की प्रक्रिया का, जिसको हम समझेंगे। वक्ता, जिसको इंग्लिश में हम स्पीकर कहते हैं। ओके, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? स्पीकर, वक्ता को।
ये जो है वक्ता सूचना देने वाला, सूचना भेजने वाला होता है। ओके, सूचना भेजने वाला या वक्ता अन्य व्यक्ति या समूह को सूचना विचार पहुंचाने हेतु सूचना प्रसार प्रक्रिया का प्रारंभ करता है। मतलब जो सूचना देने का प्रारंभ जो है, शुरुआत जो है वो करता है, और ऐसी शुरुआत करने वाला व्यक्ति जो है वो होता है वक्ता। तो ये पहला घटक हो गया सूचना संचार की प्रक्रिया का। दूसरा घटक है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण जिसको विचारों का क्रम चय कहा जाएगा, एनकोडिंग कहा जाएगा, यानी कि जो विचार है, जो भावनाएं हैं, जो बातें आपको करनी है, जो सूचना आपको देनी है, उसका एक समुच्चय, ओके, उसका एक क्रमचय, यानी कि एक प्रारूप बनाया जाता है। अब जैसे मानो कि आपको किसी एक आदिवासी विस्तार में अगर बातचीत करनी है, या फिर किसी पिछड़े विस्तार में अगर आपको बातचीत करनी है जहाँ पर शैक्षिक जो स्तर है वो नीचे होता है, ऐसी जगह जाके अगर आपको बातचीत करनी है, कोई सूचना देना है, तो उस जगह पर आप जो सूचना दोगे वो एक सरल भाषा में दोगे, सरल भाषा शैली में दोगे, जो कि साधारण रूप से उनको सरलता से समझ में आ सके। तो ऐसी भाषा में जब बातचीत करते हो तो उसका जो प्रारूप बनता है, जो एक प्रकार का प्रस्तुतिकरण माना जाता है, जिसमें योग्य भाषा का चुनाव होता है, योग्य चढ़ाव उतार करके या फिर योग्य माध्यमों को जोड़ के उसको बनाया जाता है, उसको प्रस्तुत किया जाता है। ओके, योग्य भाषा, चिन्ह, शब्द, चित्र, है ना, या फिर माध्यम, ऐसे सभी चीज़ों को जोड़ के ऐसा बनाया हुआ जो प्रारूप है, जिसको प्रस्तुतिकरण कहा जाता है। तो ये दूसरा घटक हो गया। तीसरा जो घटक है वो है संदेश सूचना। अब देखो, विविध साधनों, उपकरणों या माध्यमों द्वारा वक्ता विचारों को योग्य रूप से प्रस्तुत करते हैं, जिसे अब हम संदेश या सूचना के रूप में जानेंगे, मानेंगे। मतलब जो प्रस्तुतिकरण बना हुआ है वो एक विशेष रूप से सूचना के रूप में आता है, संदेश के रूप में आता है, तो इसलिए उसको हम सूचना के संदेश के रूप में जानेंगे। तो ये तीसरा भाग हो गया, तीसरा घटक हो गया सूचना संदेश, यानी कि एक प्रारूप बन गया, यानी कि वो सूचना या संदेश बन गया। और चौथा जो है इसमें घटक माध्यम। ओके, अब ये माध्यम जो है, जो भी सूचना या फिर जो भी प्रस्तुतिकरण आपने बनाया है वो उचित माध्यमों के द्वारा, उचित साधनों के द्वारा, ओके, देखो पढ़ देते हैं। संदेश या सूचना को भेजने हेतु वक्ता द्वारा जिन भाषाओं, चिन्हों, ध्वनि, पत्र जैसे साधन का उपयोग करके संदेश या सूचना अन्य स्थानों पर पहुंचाई जाती है, उसे माध्यम कहा जाता है। मतलब जिन साधनों का उपयोग करके आप सूचना को अन्य जगह पर, अन्य स्थान पर पहुंचाने की कोशिश करते हो, उसे माध्यम कहा जाता है। पांचवा घटक है इसमें संदेशों की प्राप्ति व समझ। योग्य साधन या माध्यम द्वारा संदेशों की वक्ता द्वारा प्रेषित सूचना जिस स्वरूप में आई हो, उसी स्वरूप में सूचना संदेशों के अर्थघटन की प्रक्रिया होती है, जिसे संदेशों की प्राप्ति एवं अर्थघटन के रूप में जाना जाता है। देखो, ये पांचवा घटक है संदेशों की प्राप्ति एवं समझ। मतलब जैसी प्रस्तुतिकरण हुई है, जैसे सूचनाएं आई है, जैसे संदेश आया है, और उस संदेश का जैसे कि वैसे समझ होना, अर्थघटन होना, यानी कि उसको अर्थ लगाना, उसको समझ लेना, यानी वो होगा आपका संदेशों की प्राप्ति या समझ। ओके, फिर छठा घटक आता है इस प्रक्रिया में श्रोता। अब वो समझने वाला कौन होगा, वो प्राप्त करने वाला कौन होगा सूचना या संदेश को, वो होगा श्रोता। ओके, फिर सातवां घटक आता है प्रतिभाव। प्राप्त करने वाला, यानी कि श्रोता ने जो भी सूचनाएं प्राप्त की है या फिर उसको अर्थघटन किया है, और अर्थघटन होने के बाद उसके बारे में जो उसके ऊपर प्रतिक्रिया देगा, उसे उस प्रतिक्रिया को प्रतिभाव कहा जाएगा। ओके, तो इसको हम पढ़ सकते हैं। सूचना संचार की प्रक्रिया इस प्रकार आगे बढ़ जाती है एवं श्रोता के उत्तर मिलते ही पूरी हो जाती है, जिसको प्रतिभाव कहा जाता है। मतलब उसका उत्तर मिला, जैसे मैंने आपको अगर कोई प्रश्न पूछा कि 1 और 1 कितने होते, तो आपने बोल दिया 2, तो इसका मतलब श्रोता और वक्ता के बीच में प्रक्रिया पूरी हुई और आपने उत्तर जो दिया सफल हुआ, है ना। तो प्रतिभाव जो है वही बताता है कि श्रोता का प्रत्युत्तर अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वही सूचना संचार की प्रक्रिया की सफलता निर्धारित करता है। अगर आपने उत्तर सही से नहीं दिया तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि सूचना संचार की प्रक्रिया जो है वो सफल नहीं हुई। तो ऐसी सभी बातें जो है इसमें महत्व की मानी जाती है कि सूचना संचार की प्रक्रिया जो है वो सफल कब हुई, वो हम समझ सकते हैं तब जब इसमें जो भी सारी बातें आती है वो पूरी हुई। ओके, अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से समझा देता हूँ कौन कौन सी बातें कैसी आती है। तो सबसे पहला मुद्दा हमने देखा था वो है वक्ता।
मतलब सूचना संचार की प्रक्रिया जो है उसमें कौन कौन सी बातों का समावेश होता है, उनमें कौन कौन से घटकों का समावेश होता है। ओके, तो सूचना संचार की प्रक्रिया जो है वो 7 घटकों से बनी है। पहला घटक जो है वक्ता, जो कि सूचना संचार में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, और वो सूचना को पहुंचाने वाला होता है, सूचना देने वाला होता है। एक स्थान से दूसरी जगह सूचना पहुंचाने के लिए सूचना का प्रारंभ करने वाला होता है, प्रारंभ करता होता है। ओके, और दूसरा जो है वो घटक प्रस्तुतिकरण, सूचना को एक व्यवस्थित स्वरूप में चित्र, रंग, भाषा का उपयोग करके, माध्यमों का उपयोग करके एक व्यवस्थित स्वरूप बनाने का कार्य, और या फिर एक स्वरूप यानी कि प्रस्तुतिकरण होता है। और तीसरा घटक संदेश सूचना, जो संदेश सूचना जो प्रस्तुतिकरण वक्ता द्वारा की जाती है, और वही प्रस्तुतिकरण को आगे संदेश के रूप में जाना जाता है। और माध्यम यानी कि सूचना संचार का जिन साधनों उपकरणों को द्वारा उपयोग करके आगे तक पहुंचाई जाती है उनको माध्यम कहा जाता है। और संदेश की प्राप्ति, समझ, अब संदेश या संदेश जो भी है वक्ता को जैसे भी आता है श्रोता के पास, वैसे ही उस संदेश को समझना, उसका अर्थघटन करना, यानी कि संदेश प्राप्ति और समझ, या फिर श्रोता यानी कि जो संदेश उसके पास पहुंचता है उसको प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति होता है, उसको समझने वाला जो व्यक्ति होता है, जिसको श्रोता कहा जाता है। और प्रतिभाव, श्रोता के दिए गए प्रत्युत्तर को प्रतिभाव कहा जाता है, यानी कि उसको जो भी सूचना मिली होगी, सूचना उसे समझ में आई होगी, उस सूचना के ऊपर जो उत्तर देता है उसे प्रतिभाव कहा जाता है, रिस्पॉन्स उसे प्रतिभाव कहा जाता है। और उसका प्रतिभाव सूचना सफल होने का एक ही माध्यम है, और वो है प्रतिभाव। अगर प्रतिभाव सही है या प्रतिभाव जो है सकारात्मक है, तो फिर इससे सूचना संचार सफल हुई ऐसा माना जाएगा। तो सूचना संचार की सफलता जो है वो प्रतिभाव के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है दोस्तों, तो इतना जो है हम समझ सकते हैं कि सूचना संचार की प्रक्रिया में कौन कौन सी बातों का समावेश होता है। अभी नीचे का पैराग्राफ जो है वो थोड़ा आपको बता देता हूँ। यदि श्रोता के प्रतिभाव से वक्ता संतुष्ट हो तो प्रक्रिया निर्विघ्न पूर्ण गिनी जाएगी, परंतु आंशिक गैरसमझ हो या संपूर्ण गैरसमझ हो तो प्रक्रिया निष्फल कहलाएगी। इस अवस्था में वक्ता को अन्य साधन माध्यमों का सहारा लेकर पुनः प्रयत्न करना चाहिए। यह उल्लेखनीय यह है कि भाषा, शब्द, लिपि, प्रतीक, चित्र, साधन स्वरूप है, और मौखिक, लिखित, हावभाव या अभिनय द्वारा प्रस्तुतिकरण माध्यम स्वरूप है। सूचना संचार की प्रक्रिया को आकृति द्वारा इस प्रकार से समझाया जा सकता है। तो ये प्रक्रिया जो है, जिसमें अगर मानो कि इस पे जो भी मानो कि इस प्रक्रिया में अगर किसी भी तरह की बातचीत अगर उसे समझ में नहीं आ रही है, आंशिक रूप से समझ में नहीं आ रही है या पूर्ण रूप से समझ में नहीं आ रही है, तब ऐसे में जिस तरह की सूचना संचार की प्रक्रिया हुई है उसको पुनः दोहराया जा सकता है, उसको फिर से उसके बारे में फिर से दोहराया जा सकता है, उसको प्रश्न पूछे जा सकते हैं या फिर उसको अच्छी तरह से पेश किया जा सकता है। लेकिन अगर निर्विघ्न किसी तरह की बाधाओं के बिना अगर सूचना संचार सफल हुई है, मतलब उत्तर मिलता है अच्छे से, तब ऐसा माना जाएगा कि सूचना संचार की प्रक्रिया सफल हुई है। लेकिन अगर उसको सही नहीं है तो उसमें फिर से सुधार करके नए उपकरणों, साधनों का उपयोग करके सूचना संचार की प्रक्रिया को फिर से सफल बनाने का प्रयास किया जा सकता है। तो इस तरह से सूचना संचार की क्रिया होती है। हमने आज जो टॉपिक देखे हैं, जैसे सूचना संचार क्या होता है, वाणिज्यिक सूचना संचार क्या होता है, या फिर सूचना संचार की प्रक्रिया क्या होती है, उसमें कौन कौन से घटकों का समावेश होता है, ये सारी बातें देखी है। और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट बातें देखेंगे अलग से। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, गुड डे, गुड मॉर्निंग, बाय।